हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है और किस तरीके से हम उनके सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट आर बी ए रिलेशन सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। देखो, जो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, वो हम कर रहे हैं सेट एंड रिलेशन का डिस्कस। तो क्या गिवन है मुझे कि जो मेरा आर है, कोई फंक्शन रिलेशन आ रहा है, वो किसके इक्वल है, उसके इनवर्स रिलेशन के इक्वल है। तो देन आर इज, जो ये आर रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या नन ऑफ दिस। तो पहले तो आप क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, एग्जाम्पल लेके करना होता है। एग्जाम्पल से आप काट सकते हो। तो सपोज करो मैंने रिलेशन आर ले लिया 1 2 एंड 2 1, ठीक है। ये मैंने कोई रिलेशन आर ले लिया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 2 1 एंड इसका इनवर्स क्या होगा 1 2। तो इसके इनवर्स रिलेशन में भी वही एलिमेंट है जो रिलेशन मेरे आर में है, यस और नो। तो ये जो मेरा रिलेशन है, ये मेरा कैसा रिलेशन है, क्या ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। कोई भी सेट मैंने ले लिया किसी सेट ए के ऊपर जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, इस सेट के ऊपर मैं रिलेशन जो है वो डिफाइन कर रही हूँ। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो बी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव वाला, वो ऑप्शन कट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सेकंड जो है, सेकंड जो है सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब 1 2 का इनवर्स 2 1 है, 2 1 का इनवर्स 1 2 है, तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन जो है मेरा ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 goes to 2, 2 goes to 1 एंड 1 goes to 2, 1 goes to 2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए जा रहा है बी की तरफ और बी जा रहा है सी की तरफ, तो जो ए है वो सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2 2। तो ये जो है 2 2 तो मेरे गिवन रिलेशन में है ही नहीं, तो ये जो है मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन मेरे जो है एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास क्या बचे हैं, दो ऑप्शन, या तो सी या डी। तो अगर मैं सी को लगा देती हूँ सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक आ रहा था, तो ये जो ऑप्शन है तब लगा सकती हूँ जब कोई भी हर रिलेशन आर, इन जनरल हर रिलेशन आर के लिए अगर ये ट्रू हो, तो मैं क्या करूंगी, इस एक के लिए तो है ये ट्रू, पर आप देखो जब आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होगा, देखो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए, तभी आर आर इनवर्स के इक्वल होगा। तो अगर किसी रिलेशन में ए बी है तो उसमें बी बी ए बी होना चाहिए। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन जो है मेरी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए होल्ड करती है। तो वो रिलेशन जो है मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा होगा वो रिलेशन मेरा, सिमेट्रिक होगा, जिसमें आर जो है वो किसके इक्वल है, आर इनवर्स के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है। साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स का जो पीरियड है मुझे बताना है। अब हमें पता है मोड ऑफ साइन एक्स मतलब सारी वैल्यूज जो है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो साइन एक्स का जो है पीरियड जो होता है वो पाई आता है, और कोस, मोड ऑफ कोस एक्स का पीरियड भी क्या होता है, पाई होता है। वैसे साइन एक्स और कोस एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, बट इस केस में इनका पीरियड पाई हो जाता है। आप सबको ये बात पता होगी। तो यूजुअली जब हम पीरियड निकालते हैं किन्हीं भी दो फंक्शन जो है एडिशन में है, तो हम उन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो लॉजिकली मुझे क्या है, जो है पाई और पाई का क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली क्या आता है, पाई आता है। तो इसका जो पीरियड है वो पाई आना चाहिए, बट इसका पीरियड जो है वो पाई नहीं है, इसका पीरियड जो है वो पाई बाय 2 है। क्योंकि अगर मैं चेक करूं इन जनरल, तो पाई बाय, पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी। कोई भी फंक्शन जब पीरियडिक कब होता है, जब वो किसी पॉइंट टी के बाद वैल्यू जो है वो सेम दे, उसी को पीरियड बोलते, पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं, और टी जो है वो पीरियड होता है। तो अगर मैं साइन एक्स एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स की बात करूं, तो ये हर पाई बाय 2 के बाद जो है वो वैल्यू सेम देता है जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करती हूँ तो बाय कैलकुलेशन। इसलिए इसका पीरियड हमेशा क्या आता है, पाई बाय 2 आता है।
तो कुछ बुक्स में गिवन होता है कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 एलसीएम ऑफ पाई पाई, बट ऐसा कुछ है नहीं है 1/2 वाला फॉर्मूला। यूजुअली जो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी दो फंक्शन जो है एडिशन में है तो उनका जो अलग अलग पीरियड निकाल के उसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। बट यहाँ पे जो है एलसीएम पाई आता है, बट इसका जो पीरियड है वो पाई/2 आता है, क्योंकि जब मैं इसमें चेक करती हूँ तो इसको पाई/2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर पाई आएगा या पाई/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मुझे गिवन है, मुझे चीजें गिवन है, क्या मोड ऑफ z+4 इज लेस देन इक्वल टू 3। z+4 का मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, और मुझे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मोड ऑफ z+1। ठीक है, तो मोड ऑफ z+1 की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो हम किसको वो हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स में। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। दो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, पहली क्या होती है, z1 प्लस z2 का मोड जो है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। एंड दूसरी क्या कहती है मुझे, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। ये जो है मेरी दो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है जिनका यूज मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करती हूँ। तो इन जनरल जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो मैं इस वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करती हूँ, और जब मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो मैं इस वाली ट्रायंगुलर इक्वालिटी का यूज करती हूँ। तो अब मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आई विल मेक यूज ऑफ दिस इक्वालिटी। अब मुझे किसकी मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू, मोड ऑफ z+1 की। अब मुझे गिवन क्या है, z+4 गिवन है, तो जो मुझे गिवन है उसका मुझे यूज करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ z+4 माइनस 3। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 को 4 माइनस 3 लिख दिया। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लूंगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ z+4 प्लस माइनस 3। तो इसको z1 मान लो और इसको क्या मान लो, z2 मान लो। एक को z1 मान लिया, एक को z2 मान लिया, तो क्या हुआ, इक्वालिटी लगाओ। इनइक्वालिटी लगाने पे क्या आया मेरे पास, तो ये आया लेस देन इक्वल टू z+4 का मोड प्लस मोड ऑफ माइनस 3। तो z+4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, और माइनस 3 का मोड क्या आएगा, 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये जो फंक्शन है या तो 6 से कम होगा या 6 के बराबर होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 6। तो डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। अब ये देखो सर्कल की बात की है, तो ये मत सोचना कि सर्कल का क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल पूछा है, तो ये बेसिकली किसका क्वेश्चन है, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मुझे बेसिकली क्या लगाना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, क्योंकि मैंने देखना है कि 8 सर्कल कितने कॉम्बिनेशंस में जो है वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली देखो अगर कोई भी दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक ये सर्कल है, तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, कि कोई भी दो सर्कल आपस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे को 8 सर्कल के मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, दो दो के कॉम्बिनेशंस को क्या कर लूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी उन 8 में से, और फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 8 में से 2 सर्कल सिलेक्ट करूंगी, और एक सर्कल जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 2। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने सिलेक्ट किया ये टोटल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगी। तो 8 से 2 क्या आएगा मेरा, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बना 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 56। तो ये टोटल 56 पॉइंट पे जो है 8 सर्कल्स क्या कर सकते हैं, मेरे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। यूजुअली बच्चे सर्कल वर्ड सोच के सुन के लगता है सर्कल का क्वेश्चन है, बट ये सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। 2⁻³ माइनस 7⁻n माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल होगा? तो उसने आपको ऑप्शन दिए। देखो, अब जब हम किसी भी जर्नल टर्म की बात करते हैं जहां पे n होता है, तो अगर हम उस टर्म के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ तो ये स्टेटमेंट जो है मेरी n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो देखो क्या है, अगर मैं n को क्या रखूं 1, तो n को 1 रखा, 2⁻³ माइनस 7 माइनस 1, तो 2⁻³ 8 माइनस 8 0, तो 0 तो जो है इन चारों नंबर से डिविजिबल है, 0 में तो कोई भी इशू नहीं आएगा, तो 1 लेके हमारा काम नहीं चल रहा है। क्या करो, 2 ले लो, तो 2 3 2 जा 6 माइनस 7 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि ये तो 2 के लिए भी ट्रू होगी। तो 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34 और 32 और 2 जा 64, तो ये क्या बन गई 64 माइनस 49 माइनस 1, तो ये क्या होगी 64 माइनस 50, ये होगी यस और नो। तो 64 माइनस 50 क्या आया मेरा, जो भी नंबर आएगा 4 14 आ गया, ठीक है। अब 14 भी जो है वो इन चारों डिजिट से छोटा है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चल पाएगा कि ये किससे है किससे नहीं है डिविजिबल। तो मैं क्या करूंगी, फिर 3 के लिए चेक करूंगी, तो 3 के लिए जो वैल्यू आएगी वो देख लेना इन चारों में से किससे डिविजिबल होगी, तो उस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर दोगे। कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो कैलकुलेशन आप खुद करके देखोगे कि ये क्या आंसर इसका आएगा, नीचे कमेंट में रिप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर इज, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो है एपी सीरीज का क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिट्टो एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ, सेम स्टेटमेंट के साथ, विदाउट एनी चेंजेस। सीरीज से जो है वो बेसिकली बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक सीरीज बना दी जाती है और उसका सम निकालना होता है या nth टर्म निकालनी होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, कभी भी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है वो सीरीज से नहीं पूछा जाता है। तो देखो 2 डिजिट ओड नंबर्स, तो ओड नंबर 2 डिजिट, पहला 2 डिजिट ओड नंबर क्या है 11 13 15 17 19, और ऐसे जो लास्ट डिजिट है मेरा वो क्या आएगा 99 आएगा। ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, अब ये एक ऐसी एपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 11, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता इसमें n कितनी है, तो मेरे को पता है कि जो लास्ट टर्म है, सपोज करो ये लास्ट टर्म जो है ये nth टर्म है, ये 99 है, तो nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1d, किसके इक्वल है 99 के, a की वैल्यू डालो 11 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू 2 किसके इक्वल है 99 के, n माइनस 1 इंटू 2 किसके इक्वल है 99 में से 11 माइनस कर दो 88, n माइनस 1 किसके इक्वल है 88 डिवाइड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई में नॉर्मल जनरल कैलकुलेशंस कर रही हूं मैं, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई, 44 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है मेरी क्या है 45 है। तो मेरे को पता है इन 45 टर्म्स का सम कितना होगा S45, किसके इक्वल होगा Sn जो है मेरा किसके इक्वल होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, वैल्यू डाल दो, तो 45 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा 45 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 2 जा 22 प्लस n माइनस 1 कितना होगा 44 इंटू 2, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको बी ऑप्शन आंसर मिल जाएगा, 2475 जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर्स क्या होता है 2475, ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब मेरे को 3 लाइन्स गिवन है, आई हैव गिवन 3 लाइन्स, और मेरे को क्या गिवन है कंडीशन कि वो जो है क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे a की वैल्यू बतानी है, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, 3 लाइन्स की कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करना है यूज करना है।
तो जब तीन लाइन कॉन्ग्रुएंट होती है, सपोज करो कुछ इस टाइप की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2x c2 a3 y b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर सपोज करो मुझे कोई ऐसी तीन लाइंस गिवन है और ये तीन लाइन जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है? इनके जो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट होता है, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट कैसे? ऐसे, वो हमेशा क्या आता है? 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो वही हम प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे सेम। तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसकी कोफिशिएंट की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी तीन लाइन क्या, तीन लाइन क्या है मेरी? पहली लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है? 5x प्लस ए वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस a की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइन है मेरे पास, यस और नो? इन तीनों लाइन का आपने क्या करना है? कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो इन तीनों लाइन का डिटरमिनेंट निकाल लो, क्या होगा इन तीनों लाइन का डिटरमिनेंट? तो कोफिशिएंट रखो पहले तो 3 माइनस 1 माइनस 2 5 a माइनस 3 2 1 माइनस 3, ये आ गया, यस और नो? तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके जो है आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू, इसको क्या करो? 0 के इक्वल रख दो सोल्व करके। तो देखो इसका डिटरमिनेंट निकाला, फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड करो, कैलकुलेशन करके दिखा रही हूं मैं, तो क्या आएगा? 3, ये क्या बनेगा? माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3। नेक्स्ट क्या है? माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 1, तो क्या बनेगा? माइनस 15 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2 3 2 जा 6। नेक्स्ट क्या है? 2 माइनस 2 के साथ क्या होगा? 5 माइनस, ये क्या बनेगा मेरा? 2a इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करके आप क्या कर लोगे? एक ही वैल्यू निकाल लोगे, तो क्या बनेगी? माइनस 9a प्लस 9। पहली टर्म क्या बनी? माइनस 9a प्लस 9। सेकेंड टर्म क्या बनी? माइनस 9, क्योंकि देखो माइनस 15 प्लस 6 क्या होगा? माइनस 9। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगी? 4a। तो प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, माइनस 5a प्लस 4a कितना होगा? माइनस 5a इज इक्वल टू, ये 0 के इक्वल है, 10 को उधर ले जाओ प्लस का, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरी -2 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हमने सिर्फ क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट लाइंस की प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या किया है? यूज किया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अब मेरे को क्या है? तीन लाइन गिवन है और तीन लाइन एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, y माइनस 4x² y इज इक्वल टू 0। ये एक सिंगल इक्वेशन है जो मेरी तीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और मुझे बताना है कि वो जो तीन लाइन है वो मिलके कैसा ट्रायंगल बना रही है। तो देखो सोल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसमें क्या कर सकते हैं? मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसमें y कॉमन निकाल सकती हूँ। y कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर? y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो इसको मैं लिख सकती हूँ y² माइनस 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, माइनस 2x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगी तो आगे मैं क्या लिख सकती हूँ? y माइनस 2x, a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को तीन लाइन मिल गई। क्या? पहली, अब तीनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो y 0 होगा या y माइनस 2x 0 होगा या प्लस 2x इज इक्वल टू 0 होगा, ये होगी। यहां से y इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या होगी? ये वाली विच इज y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x जो होगी ये लाइन होगी। तीसरी लाइन क्या होगी? y इज इक्वल टू माइनस 2x जो कि क्या होगी? ये होगी।
तो क्या ये तीनों लाइन मिलके कोई ट्राइंगल बना रही है? कोई ट्राइंगल बन रहे हैं तीनों लाइनों को मिलके? नहीं बन रहा। तो कौन सा ही ट्राइंगल नहीं बनेगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। अब जैसे सपोज करो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो टेंजेंट ऐसे जा सकते हैं दोनों सर्कल से। 1 2 3 4 सर्कल हो गए। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करने पे क्या है? दो, सिर्फ क्या है? दो सर्कल, दो टेंजेंट निकलेंगे। अगर वो ओवरलैप करेंगे तो सिर्फ क्या है? एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अगर किन्हीं दो सर्कल्स की बात करूं तो वो किस पे डिपेंड करता है कि सर्कल्स आपस में पोजीशन क्या है, कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर है, या एक दूसरे के अंदर क्या है? मर्ज हो रखे हैं। एक जो सर्कल है वो दूसरे के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी? बेसिकली मुझे चेक करना पड़ेगा कि सर्कल किस टाइप के हैं, वहां से मैं ये रिजल्ट निकाल सकती हूँ। 1 2 4 जितने भी टेंजेंट जो है वो होंगे। तो कैसे निकाल लेंगे? तो अब देखो, अगर जो इनका सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस, जो दो सर्कल का डिस्टेंस है सेंटर से, अब सपोज करो यहाँ पे दो सर्कल है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है इन दोनों के रेडियस से जो है r1 + r2, ये रेडियस होगा r1, ये है r2, तो सेंटर के डिस्टेंस से जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। और अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो r1 + r2 जो है वो बड़ा होगा सेंटर से जो है इनका डिस्टेंस। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है? सेंटर से डिस्टेंस चेक करना है, रेडियस से बड़ा है या छोटा। अब जो पहला सर्कल है x² + y² = 4, ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगी सर्कल को, जब हम सर्कल करेंगे तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी अच्छे से। तो ये बेसिकली कैसा सर्कल है? सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है, और रेडियस क्या है? इस सर्कल का रेडियस जो है वो है 2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सर्कल है ये क्या है? x² + y² - 6x - 8y = 24। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस और सेंटर में कैसे निकालूंगी? इसका रेडियस और सेंटर में निकालूंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों लगाते हैं? क्या सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है वो जब हम सर्कल्स को स्टडी करेंगे तो हम डिटेल में करेंगे ये। तो देखो, x² - 6x + 3 2 जा 6 होता है, तो मैं क्या करूंगी? +9 कर दूंगी दोनों साइड, यहाँ पे भी करूंगी यहाँ पे भी। और जब मैं y को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूंगी तो ये क्या होता है? 2 में मैं डिवाइड करूंगी, 4 2 जा 8 होता है, तो मैं क्या करूंगी? 16 और 16 उधर, तो 9 + 16 कितना? 20, इसमें मैं ऐड करूंगी 25। ठीक है, तो अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये किसका स्क्वायर बना? ये x - 3 का होल का स्क्वायर बना, प्लस ये किसका बना? y - 4 का होल का स्क्वायर = 49। तो ये क्या है? यहां से मेरे को पता चल रहा है इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? 3 4, और वो जो है रेडियस जो है इस सर्कल का क्या है? 7। ठीक है, तो अब देखो ये है r1 और ये है r2, तो r1 + r2 जो है मेरा वो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। r1 + r2 जो है 9 आ गया। अब इनका डिस्टेंस देखना है सेंटर का, तो 0 0 से 3 4 का डिस्टेंस क्या होगा? √3 - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 + 9 दैट इज 25 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो जो रेडियस का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है सेंटर के डिस्टेंस से, तो दो सर्कल क्या है आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? उनके सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, इफ x + y = k is normal to y² - 12x। y² - 12x क्या होता है? मेरा पैराबोला होता है। यस और नो? y² = 12x मेरा पैराबोला होता है, और एक लाइन गिवन है x + y = k, और वो लाइन क्या है? उस पैराबोला के नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पैराबोला का जो है वो निकाल लेंगे स्लोप। अब इस पैराबोला पे एक टेंजेंट लाइन होगी, यस और नो, और उसका हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। तो स्लोप बेसिकली किसके इक्वल होता है? dy/dx के इक्वल होता है।
तो dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx क्या होगा मेरा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2y dy बाई dx जो है मेरा किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा जब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी। तो ये कैंसिल हो गया 6 के, तो यहाँ से मेरा dy बाई dx है जो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा मेरा 6 बाय y के इक्वल आएगा। यस और नो। तो ये जो स्लोप आता है, ये स्लोप बेसिकली क्या होता है, उसकी टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। तो अगर इस पैराबोला पे कोई नॉर्मल है, अब जैसे सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल टू के, क्या मुझे इस पैराबोला पे गिवन है, तो जो नॉर्मल होती है, अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/m होता है। तो ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ 6/y विच इज इक्वल टू -y/6। -y/6 क्या है, वो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब मुझे नॉर्मल लाइन तो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू के, और मुझे पता है जो नॉर्मल लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है बताओ, देखो कोफिशिएंट किसका लेते हैं हम, पहले x का लेते हैं और फिर क्या लेते हैं y का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस गिवन लाइन से जो है मेरा नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का भी क्या है 1, -1। तो इस पैराबोला की जो नॉर्मल है उसका स्लोप आएगा -y/6, और नॉर्मल गिवन से मैंने स्लोप निकाल लिया -1, तो दोनों तरीके से ये स्लोप जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से इनको कंपेयर करके -1 किसके इक्वल आ गया, -y/6 के, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यस और नो। अगर मेरा y 6 है तो x क्या होगा मेरा, y² विच इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 12x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझसे पूछी गई है k की वैल्यू, तो k मेरा किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई के, तो यहाँ से k मेरा क्या आ गया 6 + 3 विच इज इक्वल टू 9। तो बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो है वो यूज करना है। तो इस क्वेश्चंस की मैं आपको डायरेक्शन दूंगी, क्या करना है कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन जो है वो आप क्या करोगे, खुद से सोल्व करोगे, खुद निकालोगे। तो देखो मेरा जो इन जनरल एक रेगुलर इलिप्स होता है वो क्या होता है, x माइनस के का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस h का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे क्या है, एक जर्नल इलिप्स की इक्वेशन होती है। ये बेसिकली क्या है, एक जर्नल इलिप्स की इक्वेशन है, और मुझे इसमें जो k और h होते हैं मेरे, वो क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जो h और k की वैल्यू आएगी वो इसका सेंटर हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ द इलिप्स, अब 4x² है प्लस 16x, तो क्या होगा 4, एक 4 है दैट इज 2x², 2 2 जा 4 और प्लस 4 जा 16, एक 4 आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, प्लस 16 माइनस 16 करूंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए, प्लस ये बेसिकली क्या है 3y² है, और साथ में क्या है 18y, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो प्लस 9 माइनस 9 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप कंपेयर करो तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 2x + 4 का होल स्क्वायर, वही बन रहा है। और जो ये है मेरा, ये मेरा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस ये बन रहा है मेरा 3y माइनस 3, 3 3 जा 9 2 जा का होल स्क्वायर, और ये देखो 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 जो है 25 होता है, और 25 में क्या करना है, मैंने 11 को ऐड करना है, तो ये क्या हो गया, किसके माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 6 36 के इक्वल हो गया। यस और नो। तो ये 36 को इधर ले आओ, तो बेसिकली जो ये मेरी इक्वेशन है क्या बनेगी, 2x + 4 का होल स्क्वायर बाय 36 प्लस 3y - 3 का होल स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1।
तो इस इक्वेशन का मुझे सेंटर चाहिए, तो सेंटर के लिए मैं बेसिकली क्या करती हूँ, अंदर वाली टर्म्स को 0 को इक्वल कर देती हूँ, तो जो मेरे x और y की वैल्यू होती है वो सेंटर आ जाती है। तो यहाँ से 2x + 4 = 0, तो x जो है मेरा -2 आया, और y क्या है 3y - 3 = 0, तो यहाँ से वैल्यू जो है y की वो क्या आई है 1 आई है, तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा -2 1। तो कौन सा ऑप्शन है जो मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, एक हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, देखो एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, यस और नो। ऐसे मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया जिनकी साइड क्या है इस ट्राइंगल की 3, 5 एंड 7, तो मुझे क्या बताना है, लार्जेस्ट एंगल बताना है। अब एक बात देखो, बी के सामने जो साइड लार्जेस्ट होती है उसके सामने वाला एंगल जो है वो लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो 7 है मेरी, 7 जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो 7 के सामने वाला एंगल देखो, 7 के सामने वाला एंगल ए होगा, ये बी होगा, ये क्या है सी होगा। तो ये जो एंगल ए है ये जो मेरा है क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा, क्योंकि लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल जो है वो क्या बनता है, लार्जेस्ट एंगल बनता है। तो वो हम इसको निकालेंगे कैसे, देखो अब जो ए के सामने, ए एंगल के सामने वाली साइड है इसको मैं ए बोलूंगी, बी के सामने वाली को बी बोलूंगी, और सी के सामने वाली साइड को क्या बोलूंगी, मैं सी बोलूंगी। तो देखो मैं क्या करूंगी, कोस फॉर्मूला लगाऊंगी, कोसाइन फॉर्मूला। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला को यूज करके मैं इस एंगल ए की वैल्यू निकालूंगी। तो कोसाइन फॉर्मूला से जो ये मेरा कोस ए है, सपोज करो इसको ए मान लो, ये जो भी एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये जो मेरा एंगल है ये होगा b² + c² - a²। कोर्स में पढ़ेंगे हम ये सारे फॉर्मूलाज जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, बाय 2bc। ये जो मेरा क्या है कोसाइन फॉर्मूला से कोस से होता है। तो अब देखो ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है, बी मेरा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 + c 9 माइनस ए कितना है मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 डिवाइड बाय 2bc। बी की वैल्यू कितनी है 5 × 3, तो ये क्या होगी 15। तो सोल्व करो इसको, क्या आया 25 + 9 - 49 दैट इज 40 - 25। तो इसको सोल्व करके जो मेरी वैल्यू है, इसको सोल्व करके मेरी वैल्यू आ रही है, ऊपर आ रहा है -15, नीचे 15 दूनी 30, तो विच इज इक्वल टू -1/2। तो मेरा क्या आ गया, कोस ए जो है मेरा किसके इक्वल आ गया -1/2 के। अब जो 1/2 है वो कहाँ वैल्यू देता है 1/2, तो कोस जो है वो 60 पे वैल्यू देता है 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ π/3। अब 60, अब मेरे को ये यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं लिख सकती हूँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, पाई - π/3 लिख सकती हूँ। तो 180 - 60, तो ये किसके इक्वल हो गया, कोस 120 के इक्वल हो गया, दैट इज कोस 2π/3। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो ए एंगल की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, जो मेरा ए है वो क्या आ जाएगा 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स जो है 5/5 के इक्वल है, और मुझे क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स एक्स की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला इसको सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। देखो हमें पता है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो ये है। तो यहाँ से क्या आया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है π/5 गिवन है, विच इज इक्वल टू π/t। तो यहाँ से इनको सोल्व करके कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी π/2 - π/5 आएगी इसकी वैल्यू, यस और नो। तो ये किसके इक्वल होगी 10 5π - 2π विच इज इक्वल टू 3π/10। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन जो है 3π/10। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में जो हार्डली 5 या 10 सेकेंड्स के होते हैं, इजिली आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से है। मुझे एक मैट्रिसेस ए गिवन है और ए, मोड ऑफ ए क्या होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, वो किसके इक्वल है 125 के इक्वल है। तो मुझे ये जो अल्फा है, जो मैट्रिसेस में अल्फा गिवन है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ए जो है मेरी अल्फा 2 अल्फा है, तो एक डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा ए स्क्वायर माइनस 4, 2 जा 4। अब मुझे पता है इसका जो क्यूब है, इसका क्यूब किसके इक्वल है 125 के इक्वल। अब 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब, जो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 5 के इक्वल आ गया। अल्फा किसके इक्वल आ गया 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9, और यहाँ से जो है अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई +-3। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्फा क्या होगा मेरा +-3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। A इज a स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब मुझे पता है A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इनवर्स जो है, A स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स जो है मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो इसमें आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर। अब एक बताओ, A स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स। अब मुझे पता है A इंटू A इनवर्स मेरा क्या होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स, और आइडेंटिटी और A मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या देते हैं A, तो A इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बेसिकली A आ जाएगी। तो A ही ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, अब मेरे को क्या बतानी है, रियल रूट्स बतानी है। तो देखो रूट्स निकाल लो इसके, सीधी सी बात है। अब एक देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है, जो कॉम्प्लेक्स रूट है हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। ये प्रॉपर्टीज बहुत जगह यूज होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं यूज हो रही है, इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ एक्स गिवन है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो जो ये है एक्स है ग्रेटर देन 0 हो, या फिर एक्स जो है लेस देन 0 हो। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x जो है मेरा, मोड x को मैं क्या लिखूंगी x, और जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x को मैं क्या लिखूंगी -x। यही करूंगी, यस और नो। तो देखो क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा, जब पहला केस लेते हैं, एक केस में तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन मेरी बनेगी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्यों, जब एक बार x पॉजिटिव ले रहे हैं, एक बार x हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा, सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 किया, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 दो फैक्टर बनेंगे। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकाल रही हूँ, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आप, किसी भी फॉर्मूला को यूज करके जो है आप रूट निकाल सकते हो। मैं इससे निकाल रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मेरा क्या आ जाएगा x प्लस 3 और साथ में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरे रूट्स आए क्या आए, यहाँ से रूट आए 3 और 4, और यहाँ से रूट क्या है -3 एंड -4। और जो चारों नंबर है, चारों के चारों नंबर मेरे कैसे हैं, चारों के चारों मेरे रियल नंबर हैं, तो इसके कैसे रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के 4 रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब कोई ये एक ना डेफिनेशन डाली हुई है डायरेक्ट, कौन सी, हमारा जो है एक कंडीशन होती है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल होगा तो वो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। 12th क्लास में जब लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ते हो आप, तो उसमें डिफरेंशियबिलिटी में ये
स्टेटमेंट आपको गिवन होती है तो डायरेक्ट आपसे ये स्टेटमेंट पूछी हुई है, तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू। ये देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक चैप्टर, उसमें हम पढ़ते हैं टेंजेंट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना। तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स करते हैं, कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसका पहले डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स निकाल के जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जो वो एक्स की वैल्यू आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे पॉइंट जो क्या है या तो फंक्शन का क्या देते हैं, मैक्सिमा, या फिर क्या देते हैं, फंक्शन का मिनिमा देते हैं। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है उससे। ठीक है, तो देखो अब वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा वो कैसे पता चलता है, डबल डेरिवेटिव करके। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट एक्स पे ग्रेटर देन जीरो है तो वो जो पॉइंट एक्स है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अगर उसका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट एक्स पे लेस देन जीरो है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, वो पॉइंट एक्स। तो सेम इसी तरीके से हम इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब मेरे को क्या बतानी है, मुझे किसकी बतानी है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। पहले तो फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल में है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे क्या बतानी है, x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू बतानी है। गिवन क्या है, एक्स वाई जो है 1 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1/x, तो इसमें डाल दो। तो x प्लस 1/x, ये मुझे कोई फंक्शन गिवन है f(x), इसकी मुझे वो बतानी है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, जिन पॉइंट्स पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट गिवन फंक्शन में डाल देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश एक्स, एक्स के साथ पहला रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1/x, फिर 1/x का डेरिवेटिव। अब क्या करना है, इसको जीरो को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो करो जीरो को इक्वल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करके x मेरा क्या आ गया, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ गई मेरी +(-1). अब एक x तो 1 है और एक x जो है -1। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है और किस पे मैक्सिमम, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो जहां जिस x पे जो मेरा फंक्शन है ग्रेटर देन जीरो होगा उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, मिनिमम। तो देखो एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या होगा, एफ डबल डैश मेरा क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और -2/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/x स्क्वायर, 2/x क्यूब सॉरी। तो जब मैंने 1 डाला तो 1 पे वैल्यू जो है वो क्या आई, 2/1 विच इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आई है एट x इज इक्वल टू 1। और जब मैं x की वैल्यू किस पे निकालूंगी, -1 पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 2/-1 का क्यूब विच इज इक्वल टू -2। ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है। तो -1 पे तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन जीरो आया, और +1 पे क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यू 1 डाल दूंगी तो वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 1 + 1/1 विच इज इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 आएगी। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आइलेट। बट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि दो फंक्शंस की आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन में तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाती हूँ, बट उनकी इंटीग्रेशन में मेरा कौन सा रूल लगता है, आइलेट लगता है। पेपर में 90% जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा आइलेट रूल पे ही होता है। तो आपको आइलेट रूल जो है वो अच्छे से आना चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा आइलेट में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लोगारिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो जो अलजेब्रा है वो एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो इसको मैं क्या मान के चलूंगी, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या, सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x-1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x/-1, साथ में माइनस इंटीग्रेशन किसका,
फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x माइनस वन का, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू इंटीग्रेशन इसका e की पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सम कांस्टेंट c, यही होगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस e की पावर x हो जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लिया, ये माइनस माइनस बन के क्या बन गए प्लस बन गए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट c। तो जब इसको सोल्व किया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरा x e की पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं आइलेट के ऊपर बेस्ड, वो कोई ज्यादा हार्ड कैलकुलेशंस नहीं आती, बहुत ही इजी होते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ नॉर्मल आइलेट लगाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वन से लेके, अब जो इंटीग्रेशन है माइनस वन से लेके मोड एक्स dx है। अब देखो जब भी मोड फंक्शन होता है ना, हमें स्प्लिट करना पड़ता है उसको, हमें देखना पड़ता है कि x कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। जैसे पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों केस किए थे, यहाँ पे भी हर केस जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो माइनस वन से लेके वन तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस वन से लेके जीरो तक तो नेगेटिव वैल्यू होती है, तो मोड एक्स क्या होगा माइनस एक्स होगा। माइनस वन से लेके जीरो तक मोड एक्स किसके इक्वल होगा माइनस एक्स के, और जीरो से लेके वन तक मोड एक्स किसके इक्वल होगा एक्स के इक्वल होगा सिर्फ। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, तो क्या होगा माइनस वन टू जीरो माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस जीरो टू वन मोड एक्स क्या है एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सोल्व कर दो इसको, क्या आएगा यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक माइनस वन से जीरो, प्लस ये कहाँ से कहाँ तक एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट कहाँ से जीरो से वन। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस वन जब सब्स्टिट्यूट करिए तो माइनस वन बाय टू माइनस जीरो, जीरो डालने पे तो ये जीरो हो जाएगा, यस और नो। फिर प्लस साथ में, पहले क्या डाला वन सॉरी प्लस आएगा, ये माइनस होगा ना, जीरो डाला पहले फिर माइनस डाला तो माइनस माइनस प्लस, साथ में यहाँ क्या आएगा वन डाला प्लस वन बाय टू माइनस क्या हो जाएगा जीरो। तो वन बाय टू प्लस वन बाय टू किसके इक्वल आ गया वन के इक्वल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो वन का है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं आगे। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, अब जो मेरे पास है दो कर्व्स हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक कर्व क्या है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इनके बीच में एरिया। अब देखो ये दोनों बेसिकली क्या है मेरे पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो ये वाला पैराबोला होगा और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो ये वाला पैराबोला होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या आ रहा है, ये आ रहा है शेडेड एरिया। तो देखो सबसे पहले जो शेडेड एरिया आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है आप दो तीन तरीके से निकाल सकते हो, सिंगल डेरिवेटिव की हेल्प से भी सिंगल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो और डबल की। मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो सबसे पहले देखो जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो आप खुद करोगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों को यूज करके जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो आएंगे 0 0 और जो है 1 1। तो जो एरिया क्या होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx y, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन की अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व होती है। तो dx dy अब जो है एक लिमिट फिक्स कर लो, सपोज करो y व्यू में वो कहां से कहां तक जा रहा है 0 to 1 जा रहा है, तो y मैंने फिक्स कर लिया 0 to 1। अब जो x है, x में आप क्या करोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, x एक्सिस कैसे हॉरिजॉन्टली है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से कहां तक जा रही है वो लिमिट बनूंगी। तो यहाँ पे x कहां तक जा रहा है, ये मेरा कौन सा पैराबोला है, ये मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो मेरा x है कितना है y स्क्वायर, और यहाँ पे ये मेरा कौन सा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे जो मेरा x है वो किसके इक्वल है अंडर रूट वाई के, तो ये क्या हो जाएगी अंडर रूट वाई। तो अगर मैं ये इंटीग्रेशन निकाल दूं तो ये बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पे इसको 1 लेके चलते हैं यूजुअली हम, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया x, कहाँ से कहाँ तक, वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट वाई, और अब इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 किसके रिस्पेक्ट में, dy। बहुत इजी कैलकुलेशंस है, देखो मैं फटाफट करके दिखा रही हूँ आपको। लिमिट पुट की तो क्या आया, y की पावर 1/2 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, y की पावर -1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 माइनस क्या आया मेरा y³/3, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 1। तो जो 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे कौन सा वाला सोल्व करना है, जो मुझे सोल्व करना है वो करना है मुझे 1 वाला सोल्व। तो क्या होगा, 1 वाला सोल्व करेंगे, 1 डाला तो 1 की पावर 3/2 1 होगा, नीचे क्या बनेगा 3/2 माइनस ऊपर क्या बना 1/3, तो ये क्या आ गया 2/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 1/3 का, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो उनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो ये लास्ट वाला है इसमें जो है डिफरेंट होता है। तो पैरेलल लाइंस की शक्ल कैसी होती है, ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो लाइंस हैं ये मेरी कैसी होती है, पैरेलल होती है। इनमें जो फर्क आता है सिर्फ d1 d2 में आता है, जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमेशा दोनों पैरेलल लाइंस के सेम होते हैं। तो अगर ऐसे कोई दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, इस d1 d2 की हेल्प से निकालते हैं। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है d1 माइनस d2 का मोड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस d1 माइनस d2 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पहले जो ये ए बी सी है सेम होने चाहिए, तो ए बी सी मेरे यहाँ से सेम करो पहले तो। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस y प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d1 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है 8 d1, और यहाँ से जो d2 है वो मेरा क्या, ये -8 ले लो अगर उस तरफ लेके जाओगे, d2 जो है मेरा क्या आ गया 5/2 आ गया। ए बी सी की वैल्यू पता है 2 1 2 है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है वैल्यू निकाल लोगे एंड यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इन द सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब हमने क्या किया है, 2 डाइस को एक बार क्या किया थ्रो किया। तो जब मैं 2 डाइस को एक बार 2 थ्रो करती हूँ तो 2 केसेस, टोटल कितने केसेस बनते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं मेरे, वो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं 33 36। तो वो 36 कैसे केसेस होते हैं, या तो 1 के साथ 1 आ जाए पेयर्स बनते हैं, या फिर क्या आ जाए 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, 6 आ जाए। ऐसे ही फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे डाइस पे 2 आ जाए, सेकंड डाइस पे भी 2 आ जाए, फर्स्ट डाइस पे 2 3 2 4 2 5, फर्स्ट डाइस पे 2 सेकंड पे 6। ऐसे ही यहाँ पे ये लिख लो, पूरा लिख लेते हैं। टोटल 136 केस क्या बनेंगे देखो। फिर क्या हो, फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सेम नेक्स्ट केस क्या बनेंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 2। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं। 36 केसेस होते हैं, ये सबको पता ही है। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, 5 के साथ बनाएंगे। देखो ऊपर लिख रही हूं मैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। लास्ट केस क्या बनेगा 6 के साथ, 6 1 6 2 6 3 6 4
5 एंड 6 6। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो टोटली 36 केस आएंगे मेरे पास। तो मेरे को क्या पूछा है, द चांस ऑफ थ्रोइंग अ सम ऑफ 8, मतलब कि जो थ्रो किया तो थ्रो करने पे कोई भी इनमें से कोई भी एक केस आ सकता है, तो इनका जो सम क्या है 8 आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला कर चुके हैं, पहले भी एक क्वेश्चन किया है, क्या है, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स बोल सकते हो, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मेरे को पता है कितने हैं, 36, तो 36 तो नीचे आ जाएगा। फेवरेबल कितने हैं, अब देखो 1, देखो 1 के 1 + 1 2, 2 + 1 3, लास्ट 1 और 6 है, 6 + 1 7, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा। 2 के साथ देखो 3 2 2 4, 3 2 5, 4 2 6, 2 और 6 8, 2 + 6 8, तो एक केस तो ये बन रहा है, और क्या बन रहा है, 3 के साथ बन रहा है 5 और 3 8, 2। तीसरा फेवरेबल क्या है, 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है, फिर 5 में देखो, 5 में कुछ बन रहा है, 5 और 3 8, फोर्थ फेवरेबल केस, फिर 6 और 2 8, ये हो गया फिफ्थ फेवरेबल केस। तो टोटल कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, 5 आउटकम्स हैं जो हमें 8 देंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा 5, तो 5/36 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स शुड बी नोन, हमें कितने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि हम एक स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई कर सके, उसको बता सके कि वो कैसे स्ट्रेट लाइन है। तो अब एक देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे हो सकती है। अगर मैं स्लोप फॉर्म में बात करूं तो y = mx + c, ये जो है मेरी स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। x और y वेरिएबल्स होते हैं, तो ये जहां पे ये m होता है क्या होता है, स्लोप, और c जो होता है ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो m और c, x और y तो वेरिएबल होते हैं, हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक m की होनी चाहिए नॉलेज और एक c की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर ये दो पैरामीटर मुझे पता है तो मैं स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई कर सकती हूँ। दो पैरामीटर आए, देखो दूसरी जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर इस लाइन को स्पेसिफाई करना है तो मुझे a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो स्पेसिफाई कर पाऊंगी। तो इस केस में भी हमें क्या पता चल रहा है कि दो पैरामीटर्स है ऐसे जो अगर हमें पता होंगे तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं आगे, x एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच टू प्लेन्स। अब x एक्सिस जो है वो किन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन की बात करेगा, पहले तो उसमें x एक्सिस जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो जो xy है और xz है, जो ये दो ऐसे प्लेन होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन में x एक्सिस जो आता है, y एक्सिस किस में आता है, yx प्लेन में और yz प्लेन में, और z एक्सिस किसकी इंटरसेक्शन में आता है, zx प्लेन में और zy प्लेन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। अब देखो मोड में गिवन है, जब भी हमें इंटीग्रेशन मोड में करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, पार्ट्स में लिमिट को जो है ब्रेक करना पड़ता है कि कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कहाँ पे मोड नेगेटिव आएगा। अब एक चीज देखो, जो मेरा साइन है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक ये ऊपर वाली वैल्यू लेता है पॉजिटिव y एक्सिस की, तो कैसी वैल्यू आती है यहाँ तक, पॉजिटिव। फिर जब पाई से लेके 2 पाई तक अगर हम बात करें तो ये कैसी वैल्यू लेता है, नेगेटिव लेता है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं 0, तो साइन 0 कहाँ लाई करेगा, 0 से पाई तक पॉजिटिव वैल्यू लेगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू डालूं 1/2, तो 1/2 पे ये आंसर क्या देगा, साइन पाई, पाई बन जाएगा, पाई मेरा क्या होगा यहाँ तक। तो मेरे को पता है 0 से पाई तक जो है ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, तो 0 से लेके 1/2, अब 1/2 से आगे मैं कोई भी वैल्यू डालूंगी तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो 0 से 1/2 तक तो जो है ये मेरा पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, साइन 2πx विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस, अब नेक्स्ट जो है π/2 से लेके 1 तक। अब π/2 कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होंगे और 1 तक जा रहे हैं, तो जब मैं 1 डालूंगी x को
तो साइन x को 1 डाला तो साइन 2 पाई बन गया यहाँ तक। तो इस रीजन में मेरा साइन कैसी वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव, तो मैं मोड को कैसा लिखूंगी, माइनस साइन 2 पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये इंटीग्रेशन कर दूंगी मैं और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन करोगे क्या लिखोगे, साइन 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस माइनस कोस 2 पाई एक्स बाय डिवाइड बाय क्या 2 पाई, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और 0 से लेके 1/2 तक। इस माइनस को बाहर ले आओ, माइनस अंदर क्या बचेगा, कोस 2 पाई एक्स बाय 2 पाई, कहां से लेके कहां तक, 1/2 से लेके 1 तक। फिर आप क्या करोगे, लिमिट्स को पुट कर दोगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर। ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, खुद सोल्व करके दिखाना है ये कि क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के सेशन का प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओड फंक्शन। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ओड फंक्शन आता है और ओड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है हमेशा इवन आता है। तो ये कैसे आते हैं, ये सारा कुछ हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो हमारा कोर्स है शुरू होने जा रहा है, जनवरी में शुरू होगा वो, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, कॉन्सेप्ट की नॉलेज के लिए आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, बाय।